जय हिंद दोस्तों। आज के इंसान जो धरती से लेकर चांद तक जा सकते हैं, आज के इंसान जो टेक्नोलॉजी के मदद से आपसे बात भी कर सकते हैं, मगर क्या आप जानते हैं दोस्तों, एक ऐसा भी वक्त हुआ करता था जब इस पृथ्वी पे डायनासोर से लेकर अन्य कई खूंखार जानवरों का राज हुआ करता था और हम इंसान के खाने के लाने पड़े हुए थे और कहीं खुद किसी का शिकार ना बन जाने का डर हमें हमेशा सताया करता था। मगर आखिर ऐसा क्या हुआ दोस्तों इस एवोल्यूशन के प्रोसेस के दौरान कि हम इंसान अन्य जीवों से इतना आगे निकल गए। दोस्तों इस वीडियो में हम ह्यूमन एवोल्यूशन के पूरी शुरुआत से चर्चा करेंगे। आज से तकरीबन 20 करोड़ साल पहले जब इस धरती पे इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, ना ही कोई अदर कंट्री, बस था तो सिर्फ एकमात्र कॉन्टिनेंट पैंजिया और उसके चारों तरफ फैला एकमात्र महासागर पैंथलस। पृथ्वी पर जीवन 3 बार विलुप्त होने के बाद ये चौथी बार थी जब जीवन ने फिर से पनपना शुरू किया था। और इस पैंजिया कॉन्टिनेंट में डायनासोर से लेके शार्क, मधुमक्खी से लेके क्रोकोडाइल और कॉकरोच जैसे अन्य कई जीव यहाँ पे रहा करते थे। मगर दोस्तों जुरासिक पीरियड आते आते हमें यह देखने को मिलता है कि पैंजिया जो है धीरे धीरे करके अलग होने लगता है। तो दोस्तों सवाल यह आता है कि आखिर पैंजिया अलग अलग क्यों होने लगे? तो इसका सबसे आसान जवाब है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, यानी कि दोस्तों जो धरती पे अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट है ना, उनका अलग हो जाना। और यदि आप इसे और आसान भाषा में जाने तो यह जो टेक्टोनिक प्लेट है ना, अर्थ के मेटल पे जमा हुआ एक क्रस्ट है और जिसपे अर्थ का कोर यानी अर्थ का वो हिस्सा जिस पर सूर्य जितनी गर्मी आती है और वहां से निकलती गर्मी आके सीधा टेक्टोनिक प्लेट पे टकराती है, जिससे पृथ्वी का क्रस्ट या पत्थर धीरे धीरे करके गर्म होने लगता है और ऊपर की तरफ जाने लगता है। और ऐसे में फिर जो टेक्टोनिक प्लेट के जो पत्थर है ना, वो ठंडे पत्थर नीचे की तरफ आने लगते हैं और अंदर आकर अंदर की गर्मी से और भी ज्यादा गर्म हो जाते हैं। यह विधि होते होते यह एक कॉन्वेक्शन साइकिल में बदल जाता है और ये साइकिल बार बार चलता रहता है और इसी बार बार साइकिल चलने के चक्कर में जो धरती के ऊपर जो टेक्टोनिक प्लेट है ना, वो आपस में दूर होने लगते हैं। दूर होते होते पैंजिया ने 2 कॉन्टिनेंट बनाया। पहला का नाम लॉरेशिया जो आगे चलकर एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका बने। दूसरा गोंडवाना जो आगे चलकर साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका बने। मगर दोस्तों आप यह सोच रहे होंगे कि इंसान तो सिर्फ 7 करोड़ साल पहले आया, तो ये जानकारी 20 करोड़ साल पहले जानकारी हमें कहां से मिली? दोस्तों यह नॉलेज दुनिया तक पहुंचाने का श्रेय जाता है एल्फ्रेड वागेनार, एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट एंड फिजिसिस्ट नामक व्यक्ति को जाता है, जिन्होंने सन 1912 में ही यह थ्योरी को दुनिया के सामने रखा था। मगर दोस्तों इस थ्योरी पर किसी को भी विश्वास नहीं था और यह थ्योरी पर हजारों रिसर्च किए गए और आज हजारों रिसर्च करने के बाद दुनिया इसी थ्योरी को सही मानती है। और धरती दोस्तों ऐसे ही आगे चलती रही और ऐसे चलते 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 आज से तकरीबन 7 करोड़ साल पहले धरती पर एक चिक्सुलब नामक एक एस्टेरॉयड गिरा। उस एस्टेरॉयड के गिरने से जो परमाणु बम जापान के हिरोशिमा नागासामा में गिरे थे, उससे 10 बिलियन ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट इस धरती पे हुआ और यही वो ब्लास्ट था जिसके कारण धरती पे 75% पॉपुलेशन का अंत हो गया और यही वो समय था जब डायनासोर का भी इस धरती पर से अंत हो गया। मगर दोस्तों हैरानी की बात यह है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के एक रिसर्च की माने तो महाराष्ट्र के एक डिकन ट्रैप के स्टडी में उन्होंने पाया, जो उन्हें 6.5 करोड़ साल पहले जो उन्हें फोसाइल जीवाश्म मिले थे ना, उनमें भी मर्क्यूरी की मात्रा काफी ज्यादा हाई थी। जो इंडिया में डिकन ट्रैप्स बने थे उनमें एक पॉइजनस गैस मौजूद थी, जिससे जितने भी पेड़ पौधे थे बिल्कुल ही सूखे पड़ गए थे। चौंकने वाली बात यह है, धरती पे एस्टेरॉयड गिरने से पहले ही वोल्केनिक इरप्शन स्टार्ट हो चुका था और साथ ही में पानी में सल्फर की मात्रा ज्यादा होने के कारण तेजाब बन गया था। एस्टेरॉयड गिरने से पहले ही इस धरती का विनाश ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था और यह विनाश सिर्फ 1 दिन 2 दिन या फिर कुछ महीनों तक नहीं रुका, ये विनाश मिलियन ईयर्स तक चलता रहा। और अब दोस्त बात करेंगे आज से 70 लाख साल पहले, जब पृथ्वी पर फिर से एक न्यू आइस एज की तरफ बढ़ रहा था। न्यू आइस एज का मतलब बर्फ का बारिश होता है, उसे हम न्यू आइस एज कहते हैं। जब पृथ्वी न्यू आइस एज की तरफ बढ़ रहा था तब पृथ्वी का तापमान भी काफी ज्यादा कम हो रहा था और अफ्रीका के जो घने घने जंगल थे ना, वो भी सूखे पड़ रहे थे, घास फूस में बदलना शुरू हो गए थे। यानी कि दोस्तों जो पहले के जो बंदर थे जो पेड़ों पे गुलाटियां मारा करते थे, अब वो 2 पैर पर चलने के लिए मजबूर हो गए थे। आप इसे नेचुरल सिलेक्शन कह सकते हो या फिर कुछ और यही वो समय था दोस्तों जब हमारे प्रजाति होमोनिन्स अन्य बंदर प्रजातियों से अलग हुए और बाद में होमोसेपियंस यानी कि हम बने। तो होमोसेपियंस तो सिर्फ 3 लाख साल पहले आए थे।
तो फिर इस 67 ईयर्स तक क्या हुआ दोस्तों, इसे हम प्री हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन कहते हैं, ह्यूमन बनने से पहले की हिस्ट्री। दोस्तों अब हम जानते हैं कैसे 67 लाख वर्ष तक हम एवोल्यूशन के प्रोसेस में रहे। करीबन आज से 70 लाख साल पहले होमोनिन्स ट्राइब के पहले जीव उभर के आए, सहेलांथ्रोपस। जी हाँ दोस्तों, सहेलांथ्रोपस, जो कुछ हद तक बंदर जैसे ही दिखते थे, उनमें बंदरों जैसी बहुत ही ज़्यादा समानता थी, मगर ये क्लाइमेट के अनुसार समझौता करके अपनी ज़िंदगी का गुजारा करते थे दोस्तों। मगर आखिर ये कब तक चलता रहता, इसीलिए सहेलांथ्रोपस जीव प्रजाति ने फैसला किया, उन्होंने अलग अलग दिशाओं में जाके बट गए और पेड़ों की किसी डाली की तरह बट गए और अलग अलग जगहों पे जाके वो एवोल्यूट हुए। साथ ही में अन्य ट्राइब के अन्य जेनेरा भी साथ में ही एवोल्यूट हो रहे थे। आर्डिपिथिकस 5.8 मिलियन ईयर्स से 4.3 मिलियन ईयर्स तक रहे। एस्ट्रोलोपिथिकस 4.7 मिलियन ईयर्स से 1.78 मिलियन ईयर्स तक रहे। पैरांथ्रोपस 2.7 मिलियन ईयर्स से लेकर 1.2 मिलियन ईयर्स तक रहे। अंत में होमोजेनेरा 2.4 मिलियन ईयर्स से अब तक, यानी कि हम। वैसे तो ये सभी जेनेरा अलग अलग दिशाओं में इंडिपेंडेंट इवेल्युएट हुए, मगर इनके चेहरे को देख के कोई भी बता सकता है कि इनके फेस के मुकाबले इनका स्कल बड़ा हो रहा था, उनके ब्रेन की मात्रा भी बढ़ रहा था और वे और भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो रहे थे और कंट्रोल ओवर द इन्वायरमेंट भी वो हासिल कर रहे थे। लेकिन दोस्तों समझने वाली बात यह है, जब सबका ही दिमाग विकसित हो रहा था, सब ही इंटेलिजेंट हो रहे थे, तो सिर्फ होमो सेपियंस ही क्यों सरवाइव कर पाए। जो एस्ट्रोलोपिथिकस के जो स्पेसीज थे, पूरे एवोल्यूशन के दौरान उन्होंने पत्थरों के हथियार बनाने में महारत हासिल कर ली थी। और यही एस्ट्रोलोपिथिकस 2.4 मिलियन ईयर्स आते आते होमो स्पेसीज में बदल गए। होमोजेनस का खानदान होमो हैबिलिस से था, यानी कि हम। और दोस्तों इसी इवोल्यूशन के दौरान होमो स्पेसीज में एक ऐसा भी स्पेसीज था जो अलग ही लेवल पे चल रहा था। होमो इरेक्टस वो पहला स्पेसीज बना जो सीधा खड़ा हो सकता था, और होमो इरेक्टस ही वो पहला स्पेसीज था जो आज से तकरीबन 1 मिलियन ईयर्स पहले फायर यानी आग पे कंट्रोल करना उसने सीख लिया था। यही दोस्तों वो समय था जब हम लोग कच्चे मांस से हटकर पके हुए मांस खाने लगे। पका हुआ मांस हमारा स्वाद बढ़ाया या नहीं बढ़ाया वो मुझे नहीं पता दोस्तों, मगर एक बात ज़रूर कह सकता हूँ, उसने हमारी ब्रेन की मात्रा ज़रूर बढ़ाई। रेड मीट खाने से हमारे अंदर प्रोटीन गया, जिससे हमारी ब्रेन और भी ज़्यादा विकसित हुई। और अंत में आज से 3 से 4 लाख साल पहले होमो स्पेसीज में 2 मुख्य स्पेसीज उभर के आए, निएंडरथैलस और होमो सेपियंस, यानी कि हम। होमो निएंडरथैलेंसिस और होमो सेपियंस ये दोनों स्पेसीज मॉडर्न ह्यूमन की तरह काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हुआ करते थे, और ये आगे चलकर साउथ अफ्रीका से जंगलों से निकलकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाके बस गए। लेकिन दोस्तों आप तो जानते ही हैं, अननोन टेरिटरी में जाना कितना बड़ा रिस्क हो सकता है। दूसरे का शिकार बन जाने का खतरा और खुद शिकार ना बनने का अनसर्टेनिटी। और फिर अचानक सोचते सोचते उनका हथियार का तरफ देखने का नज़रिया ही बदल गया, और वे हथियार और भी धारदार और भी पॉश रूप से बनाने लगे, हथियारों पे बहुत ही ज़्यादा काम करने लगे। मगर दोस्तों परेशानी अभी भी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ था। होमो सेपियंस का मुख्य खाना था हिरन, और हिरन बहुत ही ज़्यादा तेज हुआ करता था। मगर दोस्तों हिरन को पकड़ने के लिए सिर्फ हथियार ही काफ़ी नहीं था, उसके लिए हमें प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती थी। आपको नहीं लगता कोऑर्डिनेशन प्लानिंग के लिए हमें कोई लैंग्वेज की ज़रूरत है, कोई वे ऑफ माध्यम कम्युनिकेशन के लिए? बट उस समय हमारे ह्यूमंस के पास ना कोई कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज था ना कुछ और। तो यही वो समय था जब आज से 1 लाख साल पहले जब ह्यूमंस ने पहली बार लैंग्वेज का आविष्कार किया। हाँ, आज की लैंग्वेज की तरह वो कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं था, बट काम चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इनफ था। मगर दोस्तों फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी गुत्थी कोई आज तक नहीं सुलझा पाया। निएंडरथैलेंसिस अचानक से गायब होने लगे और वो पूरी तरह से विलुप्त हो गए। इस घटना के बाद सिर्फ एक ही स्पेसीज यहाँ पे बच पाए, जो कि थे हम, होमो सेपियंस। आज इस पे हजारों रिसर्च चल रहे हैं कि आखिर निएंडरथैलेंसिस के हुआ क्या उस वक्त, मगर आज भी इस गुत्थी को कोई सुलझा नहीं पाया है, और वैज्ञानिक आज भी इस पे रिसर्च जारी करके रखे हैं। सो आज से तकरीबन 15,000 साल पहले तक जब धरती पे मिनी आइस एज चल रहा था, तब अचानक से फिर से एक बार होमो सेपियंस के लिए बहुत ही बड़ा संकट का विषय खड़ा होकर आ गया। इस वक्त तक होमो सेपियंस
आइस से तो सरवाइव करना सीख गए थे क्योंकि उनके पूर्वज ने उन्हें फायर का आविष्कार करके दिया था, मगर इस वक्त भी परेशानी खत्म नहीं हुई थी। शिकार ना मिलने का परेशानी अभी भी उन्हें हमेशा सताया करता था। तो दोस्तों, यही वो वक्त था जब इंसानों ने और ज़्यादा सोचना शुरू किया और खाने के लिए वो सिर्फ शिकार पर निर्भर ना रह के उन्होंने एग्रीकल्चर का सहारा लिया। खाने के लिए उन्हें सिर्फ शिकार पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, वे अपने खेती खुद करके खाने लगे। और यही वो समय था जब इंसान शिकार के लिए दूर अलग अलग जगहों पे नहीं जाते, बल्कि एक ही जगह पे रह के अपने एक सिविलाइजेशन बनाने लगे। इंसानों ने अब खेतों के सामने ही घर बनाना शुरू कर दिया था। पहले के इंसान जो एक जगह से दूसरे जगह हमेशा भटका करते थे शिकार के लिए, मगर अब शिकार के लिए भटकना उन्हें नहीं पड़ता था क्योंकि उन्होंने अपने खाने के लिए एग्रीकल्चर की व्यवस्था कर लिया। और यही वो समय था जब इंसान एक दूसरे के सामने रहने लगे और सालों सालों तक एक ही जगह पर रहने लगे। अब उन्हें शिकार के लिए सिर्फ जानवरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था, अब वो एग्रीकल्चर खोज लिए थे। और यही वो समय था जब इंसान धीरे धीरे एक प्री सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था। और आज से तकरीबन 15,000 से 10,000 BC तक प्री सिविलाइजेशन पीरियड रहा। 3 मुख्य सिविलाइजेशन चलते थे: इंडस वैली सिविलाइजेशन, इजिप्ट सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। वैसे तो दुनिया इजिप्ट और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बाद ही हड़प्पन सिविलाइजेशन को मानती है, मगर 2016 में IIT खड़गपुर और ASI ने एक स्टडी करी थी जिसमें उन्होंने आर्कियोलॉजी डेटिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया था। इसके बाद उन्होंने कहा यह सिविलाइजेशन 8,000 से 10,000 साल पुराना भी हो सकती है। और क्या दोस्तों, आप आज अंदाजा लगा सकते हैं कि आज से 8,000 से 10,000 साल पहले की सिविलाइजेशन कैसी हो सकती है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज जितने भी इंडिया में शहर हैं उन सभी शहरों से काफ़ी अच्छी शहर उस सिविलाइजेशन में हमें देखने को मिलता है। उस सिविलाइजेशन में सभी के पक्के मकान थे, सभी के घरों में बाथरूम थे, रास्तों के किनारों में नाले लगे हुए थे और ऐसी सारी व्यवस्था थी जो एक सिविलाइजेशन में होना चाहिए। पास में बाजार था, ट्रैवलिंग के लिए बुलोक कार्ट का इस्तेमाल किया जाता था। तो दोस्तों, यदि आप किसी भी सोसाइटी को जानना चाहते हो तो उसको 3 भागों में डिवाइड कर दो। उनके बिलीफ्स क्या थे, उनकी गवर्नेंस कैसी थी और उनकी इकोनॉमी कैसी है। तो हड़प्पन सभ्यता सिविलाइजेशन की उनकी इकोनॉमी ज़्यादातर डिपेंड करती थी उनकी पशुपालन पे, उनकी एग्रीकल्चर पे और उनकी ट्रेडिंग से। वो उस समय पे कई बिजनेस ट्रेड भी किया करते थे अन्य सिविलाइजेशन से, जैसे मेसोपोटामिया और इजिप्ट सिविलाइजेशन से। और वहाँ की गवर्नेंस दोस्तों कुछ खास वहाँ पे निशानियाँ नहीं मिली, वहाँ गवर्नेंस सिस्टम कैसा होगा, बट फिर भी कई हद तक साइंटिस्ट वैज्ञानिक कहते हैं कि मोनार्की वहाँ पे चलता होगा। अगर दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आखिर यह सभ्यता इतनी रिच और इतना कल्चर रिच होने के बावजूद ये सभ्यता विलुप्त कैसे हो गई? वैसे तो इस पे कई रिसर्च चल रहे हैं, तो मुख्य रूप से 3 थियरी सामने निकल के आती है। पहली, इंडस वैली सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। सिंधु नदी के पानी सूख जाने के कारण वहाँ के लोगों ने वहाँ से पलायन शुरू कर दिया। दूसरा थियरी, इंडस वैली के लोगों ने वहाँ के जंगलों को इतना काटा, अब उनके पास पशु को खिलाने के लिए कुछ रह नहीं गया था, इसीलिए लोगों ने वहाँ से पलायन शुरू कर दिया। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट थियरी यह निकल के आती है कि वहाँ के लोगों में एक ऐसी वायरस डिजीज़ आई थी जो वहाँ के 80% पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिए। वैसे देखा जाए तो दोस्तों, कारण तो कुछ भी हो सकता है और आज भी इस पे रिसर्च चल रहा है। दोस्तों, ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ और इसके नेक्स्ट वीडियो में एक पूरे भारत की जर्नी पे वीडियो लाऊंगा, इंडियन हिस्ट्री पे। और आप सभी का धन्यवाद अभी तक वीडियो देखने के लिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ये नॉलेज चाहते हो दूसरे के पास जाए तो प्लीज़ शेयर करिए। थैंक यू।